14 अप्रैल 2024 और यूनिट 1 के हम लोग ईयरली पेपर्स कर रहे हैं। और आज की क्लास में जून 2022 का पार्ट 2 है क्लास। और इस पार्ट 2 क्लास के अंदर कल हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं। और आज की क्लास के अंदर आपसे मैंने कहा था पेंसिल, रूलर, प्रोटेक्टर, ये चीज़ें लेके बैठिएगा। आई होप कि आप लोग ये अरेंज करके बैठे होंगे। हाँ भैया, ऐसा ही है क्योंकि अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराना है वो स्केल डायग्राम है। और स्केल डायग्राम के लिए ज़ाहिर सी बात है प्रोटेक्टर, रूलर और पेंसिल चाहिए होगी। और फिर मैं आपसे बोलूंगा भी कि आप मुझे बना के ड्रॉ करके दिखाएं कि आपने क्या बनाया है। तो हादिया, आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठी हुई हैं आज? चलें, ठीक है। आई होप कि अनाबिया के पास भी होगा। लेकिन सीक्वेंस से अगर हम लोग चल रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर चुके हैं। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो जरा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि बहुत पुराने वक्तों में, जब हमारे पास ये मरकरी वाले थर्मामीटर नहीं थे, तो बहुत पुराने वक्तों में एक थर्मामीटर होता था, गैलीलियन थर्मामीटर। इस गैलीलियन थर्मामीटर में एक गिलास का सिलेंडर है, क्लोज गिलास सिलेंडर, जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। और लिक्विड से भरे हुए और ऊपर से क्लोज्ड इस गिलास सिलेंडर के अंदर सेवरल आइडेंटिकल सील्ड गिलास बल्ब है। ठीक है ना। गिलास बल्ब वो इस चीज को बोल रहा है, दिस इज गिलास बल्ब, जहां पे मैं डॉट्स बना रहा हूँ। और हर गिलास बल्ब के नीचे उन्होंने, आप समझ लें, एक छोटी सी मेटल डिस्क लटकाई हुई है जिसके ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर क्या करता है, तो लिखा हुआ है कि अटैच टू ईच बल्ब देयर इज अ मेटल डिस्क लेबल्ड विद टेम्परेचर एंड ईच डिस्क हैज अ डिफरेंट मास। ठीक है जनाब। तो गिलास के जो मेटल सिलेंडर्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, लेकिन उन सिलेंडर के नीचे जो मेटल डिस्क्स लगी हुई हैं उनके डिफरेंट मासेस हैं, उनके डिफरेंट वेट्स हैं। ठीक है जनाब। तो ये सारे के सारे हैंग हुए हैं। अब होता क्या है, तो जरा इसका मैकेनिज्म समझिएगा। और अनाबिया फिर मैं आपसे कमेंट्री करवाऊंगा कि इस वाले थर्मामीटर में हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर की रीडिंग क्या है। तो टेम्परेचर की रीडिंग पढ़ने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और क्या पता अनाबिया को पहले से आता हो, मैं बिला वजह समझाने जा रहा हूँ। अनाबिया, आप इस वक्त टेम्परेचर बता सकती हैं? इस वक्त थर्मामीटर में टेम्परेचर कितना है? हाँ, जबरदस्त। इसका मतलब आपको आता है। ठीक है। अच्छा बेटा हादिया, आपको भी इसका टेम्परेचर पढ़ना आता है? अरे चले, फिर मैं इसका पूरा मैकेनिज्म पर मतलब प्रॉपर बता दूं। अनाबिया ने आंसर डायरेक्ट बता दिया था, तो मुझे तो लग रहा था मुझे समझाने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हादिया को नहीं आता, मेरे लिए अच्छी बात है ताकि मैं समझा सकूं। ठीक है। तो हादिया बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि फॉर एग्जाम्पल शुरू में लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कम है। ठीक है ना, टेम्परेचर कम है। अब मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, या किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जहाँ का टेम्परेचर आई ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अच्छा जनाब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो लिक्विड होता है, बल्कि खुद लिख के दिया हुआ है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड की डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी। कन्वेक्शन का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। और जब डेंसिटी डिक्रीज होती है तो डेंसिटी से क्रिएट होता है अपथ्रस्ट। डेंसिटी से डेवलप होता है अपथ्रस्ट, क्योंकि अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रॉ जी वी, रॉ फॉर डेंसिटी। डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो अपथ्रस्ट कम हो रहा है। और जब अपथ्रस्ट कम होगा तो अपथ्रस्ट कम होने से ये जो आपने गिलास बल्ब और उसके नीचे मेटल डिस्क लगाई हुई है, तो जिस मेटल डिस्क का वेट ज्यादा होगा, तो जिसका वेट ज्यादा होता है और जिसके लिए अपथ्रस्ट की वैल्यू कम हो जाती है, जिसके लिए अपथ्रस्ट की वैल्यू कम हो जाती है, वो गिलास बल्ब विद डिस्क बिगिन टू सिंक, वो सिंक कर जाता है। क्या मतलब हुआ ये होगा कि जब टेम्परेचर 22 23 से भी कम था, टेम्परेचर था 20, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर था 20, तो ये वाला और ये वाला बल्ब भी उस वक्त ऊपर ही होंगे, 22 वाला भी ऊपर होगा, 23 वाला भी ऊपर ही होगा। ठीक है ना। आपने गर्म करना शुरू करा, टेम्परेचर 21 हो गया,
टेम्परेचर 22 हो गया। जब टेम्परेचर 22 हुआ तो टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड की डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम होने से अपथ्रस्ट कम हो गया। अपथ्रस्ट इस डिस्क नंबर जिसके ऊपर 22 लिखा हुआ है उसका वेट इन सबसे कम होगा। जितने भी डिस्क लगी हुई हैं उनमें सबसे कम वेट 22 नंबर वाले का होगा। जब उसका वेट सबसे कम होगा तो उसके लिए अपथ्रस्ट की वैल्यू जैसे ही उसके वेट से कम होती है, ठीक है, अपथरस की वैल्यू कम हो गई, वेट से अपथरस की वैल्यू कम हो गई, तो 22 नंबर वाली डिस्क नीचे सिंक कर गई। ठीक है जनाब, ये सिंक कर गई 22 वाली। फिर टेम्परेचर और बढ़ा। सर जब टेम्परेचर बढ़ा 23 पर पहुंचा, तो 23 पर पहुंचकर जो डिस्क 23 नंबर वाली थी, सर उसका वेट तो अपना फिक्स है, एक सर्टेन वेट है, लेकिन जब उसके लिए अपथ्रस्ट की वैल्यू कम हो गई, टेम्परेचर ज्यादा, डेंसिटी कम, अपथ्रस्ट कम, अपथ्रस्ट कम हो गया 23 नंबर वाली डिस्क के लिए, अपथ्रस्ट कम हो गया, इसलिए 23 नंबर वाली जो डिस्क थी वो नीचे सिंक कर गई। तो जो नीचे सिंक कर चुकी है टेम्परेचर उतना क्रॉस हो चुका है। जब ही अनाबिया ने बड़ा अच्छा सा आंसर दिया था कि सर टेम्परेचर 23.5, इनकी कहने का मकसद था कि टेम्परेचर 23 क्रॉस कर चुका है। ठीक है जनाब, 23 क्रॉस कर चुका है, 24 पे पहुंचा नहीं है, जबकि 24 वाली डिस्क अभी भी ऊपर ही है। लेकिन जब टेम्परेचर 24 को क्रॉस करेगा तो अपथ्रस्ट इतना हो जाएगा कि 24 नंबर वाली डिस्क के लिए अपथ्रस्ट कम पड़ जाएगा, वेट उसका ज्यादा आ जाएगा, तो 24 वाला नीचे चला जाएगा। तो अब हादिया सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि हम टेम्परेचर रीड करने के लिए ऊपर वाले बल्ब देखते हैं या नीचे वाले बल्ब देखते हैं? नीचे वाले बल्ब देखते हैं, इसका मतलब होता है इतना टेम्परेचर क्रॉस हो चुका है, और ऊपर वाले बल्ब का मतलब होता है अभी लिक्विड उस वाले टेम्परेचर पे नहीं पहुंचा। तो हम यूं भी कह सकते हैं सर दोनों के दरमियान देखते हैं, तो नीचे वाला 23, ऊपर वाला 24 है, तो अनाबिया के अकॉर्डिंगली सर इसका टेम्परेचर 23.4 होगा। तो अगर आपको ये चीज पढ़ना आ गई, और जो मैंने एरोज इस तरह से बनाए हुए ये मैंने कर दिए, तो बेटा अगर मैं हैंड राइटिंग में लिखूंगा तो मैं पूरी क्लासेस में निकाल दूंगा। तो बेहतर है कि मैं इसको जल्दी से यहाँ पे आपको ये बात बताऊं। हो क्या रहा है कि पहले तो ये आपको आर शमीदस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखने के लिए बोल रहे हैं, और ये स्टेटमेंट क्योंकि मैंने मार्किंग स्कीम से कॉपी पेस्ट मारी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी अपथ्रस्ट की बात हो रही हो तो आपको ये वाली बात लिख देना चाहिए कि अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड करता है उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर अपथ्रस्ट होता है। ऑल्दो कि मैंने आपको आर्शिमिदस प्रिंसिपल मैंने नहीं पढ़ाया, आपने कॉलेज में पढ़ा हो तो एक अलग बात है, क्योंकि यूनिट 1 मैंने आपको ये वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है ना, तो आर्शिमिदस प्रिंसिपल हादिया आपने इसी वर्डिंग में सीखा हुआ है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये वाली बात समझती है ना, वरना यूजुअली मैं तो डायरेक्ट अपथरस को यहाँ पे लेके चला जाता हूँ, रॉ जी वी, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिक्विड की डेंसिटी। अच्छा सर जब सर जब व्हेन अपथ्रस्ट इक्वल्स टू या वेट एक्सीड कर जाता है, ठीक है जनाब, तो जैसे ही वेट, आपको पता है वेट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, सर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अपथ्रस्ट डिक्रीज होता है, अपथ्रस्ट डिक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है वेट की वैल्यू कांस्टेंट है, अपथ्रस्ट कम हो गया तो बल्ब नीचे चला जाएगा। ठीक है जनाब, और इसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स बल्ब पे नीचे की तरफ लगेगी, इसलिए वो नीचे सिंक कर जाएगा। तो आई होप कि इसको आप अपनी वर्डिंग में ज्यादा अच्छा लिख लेंगे, जो मैंने आपको वर्डिंग यहाँ पे सिखाई है। एज टेम्परेचर इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बिगिन टू डिक्रीज, it leads to decrease in upthrust. When the bulb with disk, its weight greater than upthrust, or the value of upthrust becomes less than the weight of any disk or glass bulb, then obviously that disk or glass bulb begins to sink. और जो नीचे सिंक कर जाता है उसी को हम समझ लेते हैं कि लिक्विड इतना टेम्परेचर एक्सीड कर चुका है। तो हादिया क्या अब हम बात मान लें कि हादिया को अब गैलीलियन थर्मामीटर की वर्किंग समझ में आ चुकी है हादिया? ठीक है बेटा, बेहतरीन, और कोशिश कीजिएगा कि इसको अपनी वर्डिंग में बेटा खुद लिखिएगा, ऑल दो कि मैंने आपको मार्किंग स्कीम सामने लिख के दे दी है। उसके बाद अब जनाब यहाँ से आई होप कि आप लोग पेंसिल स्केल और सब कुछ लेके बैठे हुए, और यहाँ से मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा अनाबिया से, जो मेरे ख्याल में अनाबिया को भी नहीं आती होगी। अनाबिया, इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को, सारे टीचर जो हैं
वो दो रूल सिखाते हैं। रूल नंबर वन, सर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, द सम ऑफ ऑल टर्निंग अफेक्ट मस्ट बी जीरो। दो बातें चेक हो जाए हम कह देते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में। क्या इक्विलिब्रियम को टेस्ट करने का कोई और भी मेथड है इन दो के अलावा? अनाबिया को नहीं आता होगा। हाँ, तो वही तो एक ही बात हो गई ना, कोई और कोई बात ऐसी सोचे जो आज आपके ट्यूशन टीचर आपको सुनाए तो आप बोले भाई वाह, ये भी कोई नई बात है क्या? हाँ बेटा, अनाबिया हार मान रही है कि तीसरी कोई और बात आपके जहन में आए? नहीं आ रही? हाँ तो जरा सुनिए, हम लोग इसको कहते हैं क्लोज ट्राइंगल टेस्ट, और ये मेरे नोट्स के अंदर हेडिंग भी है, भी आपको मैं दिखा भी दूंगा। कोई ऐसे नहीं है कि मैं आपको कोई नई बात आज सिखाने जा रहा हूँ। क्लोज ट्राइंगल टेस्ट, ये क्लोज ट्राइंगल टेस्ट भाई ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर थ्री फोर्सेस लग रही हो, थ्री फोर्सेस, और उन थ्री फोर्सेस से कोई बन रही हो क्लोज ट्राइंगल, थ्री फोर्सेस से बन रही हो क्लोज ट्राइंगल। आप देखिए क्लोज ट्राइंगल, और अभी बनेगी भी तकरीबन इसी शक्ल की क्लोज ट्राइंगल। तो इस क्लोज ट्राइंगल में भी अगर देखा जाए ना, तो ये क्लोज ट्राइंगल इसी चीज की, इसी बात की शक्ल है कि आप देखिए तीन फोर्सेस हैं और तीनों फोर्सेस का कोई रिजल्टेंट नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल मेथड में रिजल्टेंट फोर्स वो वाली होती है जिसमें हेड हेड से मिली भी होती है, टेल टेल से मिली भी होती है। आप बताइए इस ट्राइंगल के अंदर किसी की भी हेड हेड से नहीं मिली हुई, टेल टेल से नहीं मिली हुई, तो कोई रिजल्टेंट है ही नहीं। तो देखा जाए वर्डिंग वो अभी भी वही है कि रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, व्हेन दीज थ्री फोर्सेस आर फॉर्मिंग अ क्लोज ट्राइंगल इन एन ऑर्डर। तीनों को मैंने एक ऑर्डर में लगाया है, रिजल्टेंट है ही नहीं, एंड इट इज नोन एज क्लोज ट्राइंगल टेस्ट। ठीक है ना? तो क्लोज ट्राइंगल टेस्ट से भी हम लोग इक्विलिब्रियम चेक कर सकते हैं। और आप देखिएगा इस क्वेश्चन में वो वाली बात यूज होगी, और मैं आपको मार्किंग स्कीम में, बल्कि अभी आप बनाएंगे तो आपको मेरी बात अच्छी समझ में आ जाएगी। चलिए जनाब, ये मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दी है, नाउ लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। और अगर आप लोग रूलर से बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट लेके करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन जनाब ये है कि आपने स्केल्ड वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करनी है, और उस स्केल्ड वेक्टर डायग्राम से आपने डिटरमिन करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है जनाब, कैसे करेंगे अभी मैं आपको सिखाता हूँ। पहला काम, कह रहे हैं जो काइट है, इस काइट का वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। तो मैंने अपनी आसानी के लिए स्केल एज्यूम कर लिया 24 न्यूटन इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। और 2.4 सेंटीमीटर के अलावा कुछ और भी आप ले सकते हैं। मार्किंग स्कीम में उसने यही नंबर लिया है तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यही नंबर ले लूं। तो मैंने लिख दिया 2.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 न्यूटन। देन ऑब्वियसली 70 न्यूटन, it will be equal to 7 centimeter. It means 10 न्यूटन, इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है ना, असल में उसी को हम लोग कहते हैं स्केल। तो मैंने स्केल जो लिया है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन के इक्वल लिया है। तो इस तरह ये मेरे पास तीन फोर्सेस मौजूद हैं। इन तीन फोर्सेस में फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द वेट ऑफ काइट दैट इज 24 न्यूटन एंड इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इट्स लेंथ इज 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर की आप लोगों ने वर्टिकल लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन बनाए 2.4 सेंटीमीटर की, एंड इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये 2.4 सेंटीमीटर इट इज द वेट ऑफ काइट। उसके बाद अगर हम देखें तो वर्टिकल के साथ ये 70 न्यूटन की एक फोर्स है, जो कि फोर्स नहीं है बल्कि विंड चल रही है, हवा चल रही है। तो विंड एक्सर्ट फोर्स 70 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 43 डिग्री टू दी वर्टिकल, वर्टिकल के साथ। तो वर्टिकल के साथ मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस जगह पर प्रोटेक्टर रखें, ठीक है ना, इस जगह पर प्रोटेक्टर रखें, और प्रोटेक्टर रखकर वर्टिकल से स्टार्ट करें 0 डिग्री, वर्टिकल से स्टार्ट करें 0 डिग्री, और 0 डिग्री यहां से स्टार्ट करके मार्क करें 43 डिग्री।
जब आपको 43 डिग्री मिल जाए तो 43 डिग्री पे एक मार्क कर दें। मार्क करने के बाद बाकी चीज़ों को मैंने वैसे इरेज नहीं करना चाहिए, बनी रहने दें, ताकि आप इसको देख के शायद बना सकें। अलबत्ता मैं गलती कर रहा हूँ, गलती मेरी ये है कि सर वी आर यूजिंग हेड टू टेल रूल, और हेड टू टेल रूल ये कहता है कि फर्स्ट वेक्टर की हेड को अगले वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना है। फर्स्ट वेक्टर की हेड को अगले वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना है। तो इट इज द रेफरेंस लाइन ऑफ प्रोटेक्टर, इट इज 90 डिग्री लाइन। और अगर आप यहाँ 0 डिग्री यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आई होप कि 43 डिग्री यहाँ पर होगा, और इस 43 डिग्री पर आपने यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर स्केल 70 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बेटा आपने एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ मुझे बताना है कि अगर आप 43 डिग्री पर 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हो तो इट इज द सेकंड वेक्टर, दैट इज विंड स्पीड, it is the wind force, and the weight of kite is acting vertically downward. These are two forces which are acting on the kite, but the kite is in equilibrium. And if the kite is in equilibrium, and then obviously there is a third force will be acting on the string of kite, and actually it is the tension of string. तो इसकी लेंथ ऑब्वियसली आप मुझे मेजर करके बताओगे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन। आई एम वेटिंग। अहमद आप भी मुझे बता सकते हैं अगर आप ड्राइंग जल्दी कर लेंगे, और अगर आपकी बहुत परफेक्ट आंसर आ गया तो मैं आपको बोलूंगा मुझे व्हाट्सएप पे दिखाएं कि कैसी लाइन बनाई है आपने। If there are three forces acting on an object and they are forming a closed triangle in an order, then the object will be in equilibrium, and the reason is there is no net force acting on the kite. Three forces acting: force number one, weight of kite acting vertically downward. नहीं जनाब, उसने बोला है स्केल डायग्राम। द क्वेश्चन इज स्केल डायग्राम। when you are given a condition using scale vector diagram, then obviously you cannot use law of cosine. बड़ा लंबा टाइम लगा दिया आप बच्चों ने इस लाइन को ड्रॉ करने में। ओए होए जबरदस्त भाई, बहुत ही परफेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि मार्किंग स्कीम में इट इज 5.5, बट ऑब्वियसली देयर इज अ रेंज ऑफ 1.1.2 सेंटीमीटर इन द आंसर। तो अगर आपका 5.5 5.6 आ गया है तो मार्किंग स्कीम में 5.5 है, तो ये बेइंतहा शानदार रिजल्ट है, बेइंतहा शानदार रिजल्ट है। ठीक है, और मार्किंग स्कीम के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 55 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो 5.5 सेंटीमीटर है, एंड ऑब्वियसली द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, देन द आंसर इज अराउंड 55 न्यूटन। तो हादिया अगर आप 56 लिखती हैं तो इट इज ऑल्सो परफेक्ट। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इतने अच्छा आपका आंसर आए तो आप मुझे ड्राइंग दिखाइएगा, बच्चों को इतना अच्छा बना नहीं पाते। अनाबिया आप भी हो सके तो मुझे चेक कराइएगा अगर पॉसिबल हो आसानी से, ठीक। लेकिन अभी चेक ना कराएं, अभी चेक कराने में बेटा टाइम लंबा हो जाएगा, पेपर मेरा पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, और मैंने इस पेपर को नेक्स्ट 30 मिनट्स में खत्म करना है। ठीक है बेटा, अनाबिया हम अगले पार्ट में जा सकते हैं अगर आप ड्राइंग को बाद में देख लें। क्लास में ही नहीं है, अच्छा चले, क्लास में जब वो नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। और आगे चलने में क्या सवाल है, जरा क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन है कि स्टूडेंट वांट्स टू डिटरमिन द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। ठीक है जनाब, टेंशन कैलकुलेट करना है, उसको डिटरमिन करनी है।
and she attaches a mass holder to the string. अच्छा जी, the student adds known masses to the mass holder. नीचे mass holder में जितने masses हैं सबके सब उसको पता है, and again the kite is in equilibrium. ठीक है जनाब. Part of string becomes horizontal as shown. ठीक है जी. What is the question? The question is the student takes a photograph of this arrangement. Describe how the student can use the photograph to determine t. ठीक है जनाब. इसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है. यू आर गिवन अ फोटोग्राफ एंड नाउ यू हैव टू डिटरमिन द टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन इन द स्ट्रिंग आपने मेजर करना है बाय यूजिंग फोटोग्राफ. ठीक है ना. तो फोटोग्राफ से किस तरह मेजर करेंगे, तो जरा मेजरमेंट देखते हैं. मेजरमेंट बेटा ये होगी, पहली बात तो ये कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, अब ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के साथ प्रोटेक्टर को रखो और सबसे पहले ये वाला एंगल मेजर करना. वर्टिकल के साथ सबसे पहले ये वाला एंगल मेजर करना. ठीक है ना. एंगल मेजर कर लोगे. जब एंगल मेजर हो जाए तो एंगल की मेजरमेंट के बाद जो नीचे आपने मास होल्डर में मास लगाए हुए हैं, तो मास इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ फोर्स. और आपको पता है वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेट इज अ फोर्स. तो इफ यू आर गिवन मास विद मास होल्डर, तो मास विद मास होल्डर, इस मास की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी. ऊपर लिखा हुआ है कि जो बेटा मास लटका हुआ है, दीज आर नोन मासेस विद मास होल्डर. तो जो मास आपने लटकाए हुए हैं उसका मास और जो मास होल्डर है उसका मास, ऑल द मासेस आर गिवन. अच्छा बेटा, अगर सारे के सारे मासेस गिवन है तो उन मासेस को जी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वेट आ जाएगा. और जब वेट आ जाएगा तो याद कीजिए कि जो टेंशन है, टेंशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर टेंशन वेक्टर क्वांटिटी है तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स होंगे. एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग वर्टिकल में यूजुअली कहते हैं हॉरिजॉन्टल होता है टी कॉस थीटा, वर्टिकल होता है टी साइन थीटा इन जनरल. पर ऐसा जब होता है जब एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा हो. अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा है तो टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट होगा, इट विल बी टी कॉस थीटा. जब एंगल वाई एक्सिस के साथ बनता है तो जिसके साथ एंगल बन रहा होता है एडजेसेंट साइड, उस पे कॉस थीटा आ जाता है. तो वर्टिकल जो कंपोनेंट ऑफ टेंशन होगा इट विल बी टी कॉस थीटा. एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू वेट, एंड वेट इज एम जी. अब जब मैंने ये इक्वेशन बना दी तो अब जरा खुद गौर से देखिए कि जो मास आपने नीचे हैंग किए हुए मास की वैल्यू को जी से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी वेट. थीटा, सर थीटा को प्रोटेक्टर से मेजर करोगे, उसका कॉस्ट निकालोगे. और आखिर में अब रह गया खाली टी. टी आपने डिटरमिन करना है, जो आप आराम से इस इक्वेशन से कर सकते हो. तो मैंने मार्किंग स्कीम नीचे छापा मारा हुआ है, तो आप जरा उसको देखिए. सबसे पहले प्रोटेक्टर से आप एंगल मेजर करोगे. ठीक है जनाब. नंबर टू, जो आपने मासेस हैंग किए हुए विद मास होल्डर, उससे वेट कैलकुलेट करोगे. और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टी विल बी इक्वल टू वेट. सर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टी क्या होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टी होगा टी कॉस थीटा. और इस तरह आप टी कैलकुलेट कर लोगे. अब इतनी सी बात की जो 5 नंबर दे रहा है तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मार्किंग स्कीम में भैया यही लिखा हुआ है, यही वाली बातें आपने करनी है. तो हादिया बेटा, अब आप इसको खुद से मैनेज कर सकती हैं हादिया. हाँ ठीक है बेटा. तो ये क्वेश्चन भी हम समझते हैं कि आपका खत्म हो गया. उसके बाद जनाब ये क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है मोमेंटम का. और जब आप दोनों स्टूडेंट नहीं आए थे उस वक्त मैंने अहमद से पूछा था कि अहमद, मैंने आपको मोमेंटम की वीडियोस दी हैं या नहीं, क्योंकि मैंने यूनिट 1 अभी आपको मोमेंटम की भी वीडियोस नहीं दी हुई हैं. अलबत्ता ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा आसान सा आईजीसीएसई के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि दो कार्स हैं पी और क्यू, एम्यूजमेंट पार्क में चला रहे हैं. उसमें से कार क्यू स्टेशनरी है, कार पी मूव कर रही है 2.1 मीटर पर सेकंड से, और कार पी का जो मास है इट इज 250 केजी. तो मास इज 250 केजी, इसकी वेलोसिटी 2.1,
तो ये हो गया कार पी का मोमेंटम प्लस कार क्यू स्टेशनरी है, मोमेंटम जीरो है। इट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में पढ़िए, खुद लिख के दे रहे कि आफ्टर कोलिजन पी और क्यू मूव ऑफ टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ मूव कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ कंबाइंड मास 150 kg एंड 250 kg। ठीक है जनाब। अच्छा, शो दैट टोटल मास ऑफ क्यू, सॉरी क्यू का मास निकालना है भाई, क्यू का मास निकालना है, सॉरी भाई सॉरी, क्यू का मास निकालना है। तो पी का मास 250 दिया हुआ है, क्यू का मास मुझे निकालना है, उस मास को बेटा मैंने लिख दिया एम। और दोनों एक दूसरे के साथ कितनी वेलोसिटी से भाग रहे हैं, तो कह रहे हैं सेम डायरेक्शन, पी मूव विद स्पीड 1.5 एंड क्यू मूव, अच्छा मूव ऑफ में कहीं टुगेदर का लफ्ज नहीं लिखा है यार, पता नहीं मैं क्यों इसको टुगेदर करा रहा हूँ। भैया बहुत बहुत माजरत, मैं पता नहीं क्यों टुगेदर करा रहा हूँ, पता नहीं क्यों टुगेदर करा रहा हूँ। टुगेदर नहीं है, दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। पी की स्पीड है 1.15, पी का मास 250, पी की स्पीड 1.15, क्यू का मास कैलकुलेट करना है और क्यू की स्पीड 1.57। ठीक है जनाब। ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने देखा है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, तो बस मेरे दिमाग में भी वही बात बिला वजह आई और मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश की, जो कि मेरी गलत थी। आपने क्या करना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 250 इंटू 2.1, और जो ऑब्जेक्ट क्यू है इट इज स्टेशनरी। आफ्टर कोलिजन 250 वाला जो है वो 1.15 की स्पीड से भाग रहा है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास कैलकुलेट करना, उसकी स्पीड है 1.57। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इक्वेशन मैंने बना दी है, सॉल्व करने का हमारे पास टाइम नहीं है। जब उसने बोला है शो दैट 150 है तो आंसर 150 ही आएगा। अलबत्ता मैं मार्किंग स्कीम में देख रहा हूँ तो 151.3 केजी आ रहा है। ठीक है जनाब। तो ठीक है, आप कैलकुलेटर से कीजिएगा तो ये इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। कहते हैं जब कभी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमेशा हमारा एक एजम्पशन होता है। क्या एजम्पशन होता है सर? एजम्पशन ये होता है कि जो कोलिजन हो रहा है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है, और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। और क्योंकि ऑब्जेक्ट इस वक्त हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, क्योंकि मूवमेंट सारी की सारी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो रही है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ऑल्दो जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा होगा। खैर, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये हमारा एजम्पशन है। उसके बाद कह रहे हैं जनाब जो कोलिजन है वो लास्ट करता है टोटल टाइम 1.35 सेकेंड तक। 1.35 सेकेंड इट इज द टाइम इन विच द टू cars P and Q remain in contact. The question is calculate force, फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है फॉर क्यू, क्यू के लिए फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब। सर फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए, जहां लिखा हुआ है एम, एम फॉर मास, मास अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, जो कैलकुलेट किया है वो वाला लिखना चाहिए 151.3, इट इज द कैलकुलेटेड मास। देन एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, टाइम 1.35 है। कार क्यू की फाइनल वेलोसिटी क्या थी? तो सर कार क्यू की फाइनल वेलोसिटी थी 1.57, तो 1.57 फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। और जब आप इसको बेटा पूरा सॉल्व कर लेते हो तो पूरा सॉल्व करके रिजल्टेंट फोर्स आएगी 1.76 एक्सपोनेंट टू 1.76 exponent to Newton. It is the resultant force on car Q. ठीक है जनाब। अच्छा जी, और आगे चले तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई P डिसेलरेट्स ड्यूरिंग द कोलिजन। अब आप ये देखिए कि जो कार P है वो मूव करता हुआ आया है और कार Q स्टेशनरी है, तो ऑब्वियसली ये स्टेशनरी है Q
और ये जो P है ये मूव करता हुआ आया है। तो जो मूव करता हुआ आया है, जब वो स्टेशनरी को हिट करेगा तो जाहिर सी बात है वो डिसेलेरेट तो होगा, पर उसकी डिसेलेरेशन को वो कह रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का रेफरेंस यूज करते हुए एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन ये है कि जब पी कार कार क्यू को हिट करेगी तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगी क्यू पर, और जब क्यू पे फोर्स लगेगी, पी एक्सर्ट फोर्स ऑन क्यू, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्यू विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन पी इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से देयर विल बी डिसेलेरेशन। दोबारा सुनिएगा। जब कार पी हिट करती है कार क्यू को, तो इट एक्सर्ट्स अ फोर्स in this example towards right side. So now according to Newton third law of motion, car Q will exert a reaction force on P towards left side और in opposite direction. और जब कभी P पर opposite direction में force लगेगी तो obviously उसमें deceleration होगा, उसमें deceleration होगा। तो P ने exert की force Q पर, Q exert करेगा force P पर। इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, जब क्यू पी पे फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होती है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अपोजिट डायरेक्शन में जब कभी फोर्स लगती है तो अपोजिट डायरेक्शन वाली जो फोर्स होती है वो हमेशा डीसेलेरेशन कराती है। अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होती है वो हमेशा डीसेलेरेशन कराती है। तो कार क्यू पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है जनाब, कार क्यू जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में। एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। नाउ देयर इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेटर उठा लेंगे तो अच्छी बात है, और मुझे ये भी पता है कि आप बड़ा लंबा टाइम लगा देंगे, इसलिए मैंने कैलकुलेटर बराबर में खोल लेता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही ज्यादा से ज्यादा आपको नजर आएगी। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि एक गोल्फ प्लेयर है, उसने गोल्फ की बॉल को हिट किया और उसकी स्पीड थी 52 मीटर पर सेकेंड, और उसका एंगल बन रहा था 41 डिग्री विद हॉरिजेंटल। ठीक है जनाब। अब क्वेश्चन है, बताइए इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? तो भाई एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, ख्याल रखिएगा। सर जब एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनता है तो वर्टिकल वेलोसिटी होती है v साइन थीटा। ठीक है जनाब। वेलोसिटी है 52, थीटा है 41। ठीक है ना। और हमेशा याद रखिए कि साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाते वक्त अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे देख लिया करें कि सिस्टम डिग्री में है या नहीं। तो सिस्टम हमेशा डिग्री में होना चाहिए, सिस्टम हमेशा डिग्री में होना चाहिए। तो मैंने लिखा जनाब साइन 41 डिग्री। अच्छा बेटा, मैंने इसको क्लोज किया तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 34 मीटर पर सेकेंड। ओए होए। और ये जो हमें आंसर दिखा रहे हैं शो दैट इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 और 31 में इनके ख्याल में कोई डिफरेंस ही नहीं है। मैंने इसीलिए मार्किंग स्कीम में भी जाके झांक के देख लिया, भाई 34 ही आ रहा है, 34 ही आ रहा है। तो जो कैलकुलेटर में आए आपको वही लिखना चाहिए। जो कह रहे हैं शो दैट, डायरेक्ट नहीं लिख देना भाई कि बच्चा सोचे सर एग्जाम में मैंने ये शो करना है तो यही इसका आंसर है। आप क्या, हमेशा जो मैंने देखा है कि आंसर कैलकुलेटर में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। अरे जनाब, पहला पार्ट था कि आप कैलकुलेट करें वर्टिकल वेलोसिटी, वी हैव कैलकुलेटेड, एंड नाउ दे आर आस्किंग शो दैट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच ग्राउंड was about 7 सेकेंड। ठीक है जनाब। तो शो दैट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। अब ग्राउंड कहाँ है? तो जो ग्राउंड है ना, जो ग्राउंड है वो ग्राउंड इसके लॉन्चिंग पॉइंट से ऑलरेडी 11 मीटर की हाइट पर है। ठीक है ना। अब आपको पता है गोल्फ की बॉल के अंदर क्या होता है सर? गोल्फ की बॉल जो गोल्फ का खेल होता है उसमें जब बॉल लैंड करती है ऑन द ग्राउंड तो देयर इज अ होल, और वो जो होल है या जो ग्राउंड है इट इज 11 मीटर हायर देन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल।
तो याद रखिएगा, अगर जो टारगेट पॉइंट है, इफ इट लाइज अबव द ग्राउंड लेवल, देन इट्स हाइट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। और ऐसा भी सवाल आएगा कि समटाइम जो बॉल होती है ना, वो उस लेवल से जहां से हम उसको थ्रो कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, उससे बिलो होती है। जब बिलो होती है तो दैट हाइट इज कंसीडर्ड नेगेटिव। ठीक है जनाब। तो इस क्वेश्चन में जहां पर बॉल लैंड कर रही है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर है, और अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर है तो दैट हाइट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। चलिए जनाब, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाइट इज इक्वल्स टू वर्टिकल वेलोसिटी टाइम प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड द हाइट इज गिवन, इट इज 11 मीटर। ऊपर है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया, बार बार बोल रहा हूं, ऊपर है, स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर है, तो पॉजिटिव 11 ले रहा हूं, पॉजिटिव 11। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 34.1, time you have to calculate, the object is moving, the ball is moving initially upward, so gravity is considered minus 9.8, and when it is divided by 2 then it turns into 4.9 t square। और अगर मैं सारे नंबर्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो इट बिकम्स 4.9 t square and minus 34.1 t, and 11 is already positive, so it becomes a quadratic equation, and this quadratic equation can be solved by using quadratic formula, or if you are allowed to use a scientific calculator, then obviously you should know how to put these values in a scientific calculator to calculate t। तो मैं अभी इस टाइम के ऊपर आपको कैलकुलेटर में वो चीज सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं आपको सिखाऊंगा। अलबत्ता अभी मैं टाइम का यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम का रिजल्ट आएगा 6.62 सेकेंड्स, और इसको हम राउंड ऑफ 7 के ले सकते हैं, लेकिन जो टाइम की वैल्यू आएगी इट विल बी 6.62 सेकेंड्स। अनाबिया, क्या आपको ये मेथड आता है कि हाउ कैन वी यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अच्छा, अनाबिया तो क्लास में नहीं है सर। ये हादिया, डू यू नो दिस मेथड? चले बस ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा बोलिए। हाँ ना, तो एक आंसर जाहिर सी बात है, जो आंसर जो हमें शो दैट कह रहा है बस वो वाला मान लीजिए ना, वो तो मैं समझ गया। एक आंसर 0.34 होगा, और क्योंकि जब बॉल ऊपर जा रही होगी ना, जब देखो जब बॉल ऊपर जा रही होती है तो ऊपर जाते वक्त भी 11 मीटर ऊपर जाते वक्त भी आएगी, और नीचे जाते वक्त भी 11 मीटर की हाइट पर आएगी। तो दो टाइम आने की वजह ये होती है कि 11 मीटर की हाइट पर वो दो मरतबा आएगी, एक मरतबा शुरू में, एक मरतबा आखिर में, तो हमें आखिर वाला टाइम चाहिए। ठीक है। तो जो हमें क्वेश्चन में कह रहा हूं ना, शो दैट, तो हमें उसी आंसर के करीब वाले आंसर को कैरी करना चाहिए। ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 7 सेकेंड, तो मैं टाइम ले रहा हूँ 6.62 सेकेंड का। मोहम्मद मकबूल, आप हमें बताइए, क्या आपको कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है? मोहम्मद, मोहम्मद हमें रिप्लाई नहीं कर रहे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द होल इज अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से इस होल तक का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, इट इज 250 मीटर, इट इज 250 मीटर, इट इज गिवन। अच्छा, और जो बॉल की स्पीड है 52 ही है, एंगल 41 डिग्री ही है, सब कुछ अपनी जगह ही है। क्वेश्चन है कि जब ये बॉल उस होल या उस ग्राउंड लेवल पे जाके गिरेगी, जिसका भी हम टाइम भी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 6.62 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन है कि वो बॉल, वेदर बॉल विल लैंड विद इन 5 मीटर ऑफ द होल, होल के 5 मीटर के आसपास गिरेगी या ज्यादा दूर गिरेगी, एंड ऑब्वियसली एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो आप देखिए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जब प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी करते हैं, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस का हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला होता है। vertical motion में we can use all equation of kinematics, but when we are dealing the horizontal motion, then we have only a single formula, that is horizontal distance, it is equal to horizontal component of velocity into time, and this horizontal component is equal to velocity into cos 41 degree। The vertical component is sin theta,
But right now we are dealing a horizontal component, it is cos 41 degree, and the time we have already calculated, that is 6.62 second. और जब आप इसे कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपका रिजल्ट आएगा 260 मीटर। ठीक है ना, इसका रिजल्ट आएगा 260 मीटर। तो 52 इंटू 6.62 इंटू कॉस, साइन कॉस वाले नंबर को ना बिल्कुल आखिर में रखा करें कोशिश करके। अच्छा जी, ये आ रहा है जी 259.8, 259.8 दैट इज 260, एंड दिस 260 मीटर, क्या ये 5 मीटर 250 के आसपास है? तो आप बोलोगे नो। जब हम कहते हैं 250 मीटर के 5 मीटर आगे पीछे होना, तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट 255 चल जाता, 245 चल जाता, लेकिन ये 245 और 255 के बिटवीन में नहीं आ रहा। तो मैं कहूंगा कि 260 मीटर इज ग्रेटर देन 255 मीटर, क्योंकि उसने हमें 5 मीटर की रेंज दी थी। ठीक है जनाब, तो ये इससे बड़ा आ रहा है, तो इसका आंसर है नो। नो के बाद वो खुद ही समझ जाएगा वो किस बात को नो आपसे कहलवाना चाह रहा है। ठीक है जनाब, तो जब कभी क्वेश्चन में वेदर का लफ्ज होता है तो यस या नो बोथ आर पॉसिबिलिटीज, सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज नो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद शुरू हो जाता है स्टोक्स लॉ वाला क्वेश्चन। और स्टोक्स लॉ वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम विस्कोसिटी मेजर करते हैं बाय यूजिंग विस्कोमीटर। ठीक है जनाब, शायद आपने विस्कोमीटर देखा हुआ है, कैसा होता है अनाबिया आपके ख्याल में? है बेटा, विस्कोमीटर आपने देखा हुआ है? अच्छा, अनाबिया है नहीं क्लास में, पता नहीं क्यों अनाबिया से मैं सारे सवाल कर रहा हूँ। हादिया बेटा, विस्कोमीटर आपने देखा हुआ है? क्या होता है क्या विस्कोमीटर में, मेन चीज बता दें। सर, विस्कोमीटर में एक मेजरिंग सिलेंडर होता है बस सर। इस मेजरिंग सिलेंडर में हम किसी लिक्विड को फिल कर देते हैं, और फिल करने के बाद उसके ऊपर दो रबर बैंड एज अ मार्किंग लगा देते हैं। एक रबर बैंड फॉर एग्जांपल यहाँ लगा दिया मैंने, एक रबर बैंड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया, और दो रबर बैंड मार्क करने के बाद फिर टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो विस्कोमीटर का मतलब कोई डिजिटल मीटर नहीं है। ठीक है जनाब, ये हम यूज करते हैं विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए लैब में। ठीक है जी। अच्छा खैर, काफी लंबी मैंने कर दी। अब फॉलोइंग स्फेयर है, विस्कोमीटर के अंदर रखा हुआ है, और इसको इससे लिक्विड की विस्कोसिटी मेजर करना चाह रहे हैं। स्फेयर फॉल कर रहा है थ्रू सिलेंडर कंटेनिंग अ लिक्विड, टर्मिनल वेलोसिटी भी हमने मेजर करनी है। स्टेट व्हाई द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड शुड नॉट इंक्रीज, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना जरूरी है? तो भाई इसका आंसर ये है कि विस्कोसिटी आप मेजर करने जा रहे हो, और विस्कोसिटी डिपेंड करती है ऑन टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो अगर टेम्परेचर बदलेगा, अगर टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है जनाब, आसान सा सवाल है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलें। अब यहाँ से जरा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में या तो हम आपके ऊपर भरोसा कर लें कि आप मुझे कैलकुलेटर में हेल्प करेंगे, या हम अपना कैलकुलेटर खुद ही खोल लें। तो हमने कैलकुलेटर बेटा बराबर में खोल लिया है, और इसको हम आपके सामने करने जा रहे हैं। अलबत्ता कैलकुलेटर वाला बोल रहा है कि भाई चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जनाब ये है कि एक साइंटिस्ट है, टर्मिनल वेलोसिटी उसने मेजर करनी है, जो लिक्विड उसने भरा हुआ है उसका नाम है उस मेजरिंग सिलेंडर में ग्लिसरॉल। ठीक है जनाब, ग्लिसरीन की तरह का कोई लिक्विड होगा ग्लिसरॉल। कह रहे हैं जनाब पहली बात, शो दैट वेट ऑफ स्फेयर, इट मींस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वेट मैंने कैलकुलेट मेजर करना है, स्फेयर का वेट मैंने मेजर करना है। स्फेयर के बारे में हमें क्या बताया हुआ है सर? स्फेयर का हमें डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है। तो कोई भी स्फेरिकल शेप हो सर, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वी आर गिवन डायामीटर,
सर डायामीटर को आधा कर लेंगे, 7 का आधा 3.5 विद एक्सपोनेंट -3, तो ये रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 पाई 3 सब कुछ कांस्टेंट है, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, वो डायमीटर गिवन है, उस डायमीटर को आधा करके रेडियस बना लूंगा तो आ जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम का रिजल्ट आएगा 1.80 एक्सपोनेंट -7 मीटर क्यूब। ठीक है जनाब, मीटर क्यूब, तो इट विल बी वॉल्यूम। ठीक है जनाब, नंबर आसान था, मैंने जल्दी से मार्किंग स्कीम से देख के लिख दिया। तो ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आ गया तो सर वॉल्यूम के बाद मुझे चाहिए वेट। सर वेट के लिए चाहिए होता है मास, मास होता है डेंसिटी ऑफ स्फेयर इनटू वॉल्यूम। सर डेंसिटी ऑफ अल्मुनियम स्फेयर गिवन है 2.70 एक्सपोनेंट 3, वॉल्यूम अभी अभी आपने निकाला है 1.80 एक्सपोनेंट -7। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इसका आंसर कैलकुलेटर में आ जाएगा 4.85 एक्सपोनेंट -4 kg। इट विल बी मास, और इसी मास को 9.8 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 9.8 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा इसका वेट, ये बन जाएगा इसका वेट। तो 4.8 क्वेश्चन में शो दैट करना था, हमारे पास कैलकुलेटर में आएगा 4.76, ये हमारे पास आ गया इसका वेट। ठीक है जनाब, तो बड़ा आसान सा सवाल था कि हमें डायमीटर से आधा करके रेडियस, रेडियस से वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, मास से वेट आ गया। अब आपसे मेरे ख्याल में ये पार्ट थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल करवाएं। क्या मुश्किल पार्ट है? मुश्किल पार्ट ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी स्फीयर की खुद बता रहे हैं, डिड्यूस वेदर स्टोक्स लॉ अप्लाई टू द फॉलोइंग स्फीयर। क्या स्टोक्स लॉ मैं अप्लाई कर सकता हूं स्फीयर पर या नहीं? ठीक है जनाब, वेदर, वेदर का मतलब होता है यस या नो, दोनों बातें पॉसिबल है। ठीक है जनाब, और हो क्या रहा है सर? हो ये रहा है कि जो अल्मुनियम का स्फीयर है, दिस अल्मुनियम स्फीयर, दिस अल्मुनियम स्फीयर इज फॉलिंग डाउन थ्रू दैट लिक्विड, लिक्विड का नाम ग्लिसरॉल, लिक्विड का नाम ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर जो स्फीयर है वो फॉल कर रहा है। सर अब वो फॉल कर रहा है तो इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, अप थ्रस्ट हमेशा अपवर्ड होता है। ठीक है जनाब, अगर ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो ड्रैग फोर्स भी ऊपर होगी, ड्रैग फोर्स भी ऊपर होगी। अब ये जो ड्रैग फोर्स है, तो ड्रैग फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं, हादिया आप हमें बता सकते हैं ड्रैग फोर्स कभी भी लिक्विड में ये टर्म यूज की जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रैग फोर्स व्हेन अ स्फीयर इज मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम? कौन सी फोर्स को हम लोग ड्रैग फोर्स का नाम दे देते हैं? विस्कस ड्रैग नहीं, नहीं, मतलब मैं स्टोक्स लॉ कहलवाना चाह रहा हूं आपसे। ऑल्दो कि आपको आता है मुझे पता है, लेकिन हो सकता है शायद मैंने सवाल की वर्डिंग अच्छी ना बोली हो। तो ड्रैग फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, ड्रैग फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है जनाब, एक्टिंग डाउनवर्ड क्यों है? नहीं, डाउनवर्ड नहीं है सर, ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन। अगर ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन है तो ड्रैग फोर्स ऊपर एक्ट कर रही होगी, अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो ड्रैग फोर्स ऊपर होगी, क्योंकि ड्रैग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ चुका है। सर अगर ऑब्जेक्ट ने टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ ली है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, और अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो वेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू ड्रैग फोर्स प्लस अप थ्रस्ट। ठीक है ना? अच्छा, ये जो अपथ्रस्ट है बेटा ये प्लस है, अगर इसको उधर भेज दूं तो माइनस हो जाएगा। वेट, सर वेट ऑफ स्फेयर अभी ये भी बड़ी मेहनत से हम लोग कैलकुलेट करके आए, 4.76, 4.76 एक्सपोनेंट -3, इट इज वेट। अपथ्रस्ट प्लस है, माना कि माइनस हो जाएगा। अपथ्रस्ट होता है क्या है सर? अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉल्व करेंगे तो ड्रैग फोर्स आएगी। इस ड्रैग फोर्स में, इस ड्रैग फोर्स में अगर मैं आपसे बोलूं 6 पाई ईटा आर वी, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला लगा दें, दिस इज ड्रैग फोर्स एंड दिस ड्रैग फोर्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टोक्स लॉ। ठीक है जनाब, स्टोक नामी साइंटिस्ट ने हमें ये फोर्स सिखाई है।
मैं पता क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले से वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, और अगर इस वेलोसिटी की वैल्यू इस गिवन वेलोसिटी की वैल्यू के आसपास आ गई या इतनी ही आ गई, तो मैं कह दूंगा यस, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल, स्टोक्स लॉ कैन बी अप्लाइड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। तो चले जनाब, मैं टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। वेट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सर लिक्विड है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल की डेंसिटी है 1.26 एक्सपोनेंट 3, इट इज डेंसिटी। उसके बाद जी, सर जी है 9.8। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम है 1.8, 1.8 exponent minus 7, it is volume which we have already calculated, divided by, हमने टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, 6 वहां जाके डिवाइड होगा, 5 वहां जाके डिवाइड होगा, विस्कोसिटी वहां जाके डिवाइड होगी। विस्कोसिटी है ग्लिसरॉल की 9.50 एक्सपोनेंट माइनस 1 पास्कल सेकेंड। रेडियस, तो रेडियस ऑफ स्फेयर, सर स्फेयर का जो रेडियस था ना, स्फेयर का जो रेडियस था वो हमें उसने बताया था डायमीटर 7, 7 को हमने आधा कर लिया था, 3.5, 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है जनाब, ये आप निकालोगे टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी जब आप निकालोगे ना, तो टर्मिनल वेलोसिटी की देखना वैल्यू यही वाली आएगी, 4.05। आप करके देख लीजिएगा, ये इसके बहुत नियरेस्ट आएगी, तो ये लिख दीजिएगा 4.05 एक्सपोनेंट माइनस 2। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हमने बाय कैलकुलेशन कैलकुलेट की है। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, और अगर दोनों मैच कर रही हैं तो हमने ये वेलोसिटी स्टोक्स लॉ से ही अप्लाई करके कैलकुलेट की है। और अगर ये वेलोसिटी आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ यस, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल, यस, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल। जी हाँ, यहाँ पे स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक। सवाल, स्टोक्स लॉ कभी भी जब हम अप्लाई करते हैं तो स्टोक्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है, स्टोक्स लॉ की कंडीशन बताएं। तो स्टोक्स लॉ के लिए हम लोग कंडीशन यूजुअली दो पढ़ाते हैं। नंबर वन, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट बहुत स्लो होनी चाहिए, या लिक्विड फ्लो कर रहा है तो लिक्विड का फ्लो बहुत स्लो होना चाहिए, और लिक्विड का फ्लो लेमिनर फ्लो होना चाहिए, उसमें टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। टर्बुलेंस और लेमिनर दोनों अपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के, तो लेमिनर फ्लो होना चाहिए और टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये दो बातें अगर आप पूरी करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्टोक्स लॉ। उसके बाद जनाब जो इसका लास्ट पार्ट है, जरा लास्ट पार्ट देखिएगा। लास्ट पार्ट ये है कि जरा गौर से सुनिएगा, ये जरा समझने में 5 नंबर का सवाल है, मुश्किल दे सकता है आप लोगों को। गौर से सुना, जो अभी हम लोग क्वेश्चन करके आए हैं उसमें विस्कोसिटी थी 9.5 एक्सपोनेंट माइनस 1। एक्सपोनेंट माइनस 1 एक बड़ा नंबर है, और बिलट की विस्कोसिटी होती है एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है जनाब, बिलट की विस्कोसिटी है एक्सपोनेंट माइनस 3। बिलट की विस्कोसिटी बहुत कम है, किससे? विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरॉल से। पहली बात तो ये समझ लें, विस्कोसिटी बहुत कम है। सर अब विस्कोसिटी बहुत कम है ना, तो जो ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है ना सर, जब विस्कोसिटी की वैल्यू बहुत कम है, विस्कोसिटी की वैल्यू बहुत कम है, तो सर उस पर ड्रैग फोर्स बिलट बहुत कम लगाएगा। और जब ड्रैग फोर्स कम लगेगी, तो आपको याद है जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, तो जब वेट, टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक हम लोग एयर रेजिस्टेंस के लिए बोलते हैं, पर यहां पे ड्रैग फोर्स के लिए बोलने दीजिए, जब वेट इक्वल टू ड्रैग फोर्स होगा तो तब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होती है। अगर ड्रैग फोर्स इतनी कम होगी और वेट ऑफ स्फेयर वही वाला है, फॉर एग्जांपल वही अल्मीनियम का स्फेयर है ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो अल्मीनियम के स्फेयर का अगर वेट उतना ही हुआ
वेट ज्यादा है, ड्रैग फोर्स कम है, तो वेट को इक्वल टू ड्रैग फोर्स करने के लिए, इक्वल टू ड्रैग फोर्स करने के लिए बहुत हाई वेलोसिटी पे जाना पड़ेगा, बहुत हाई वेलोसिटी पे जाना पड़ेगा। भाई विस्कोसिटी कम है, ड्रैग फोर्स के बराबर कराना है, विस्कोसिटी कम है, ड्रैग फोर्स के बराबर करना है, तो ड्रैग फोर्स के बराबर करने के लिए, ड्रैग फोर्स के बराबर करने के लिए वेलोसिटी को बहुत हाई करना पड़ेगा। जब बहुत हाई वेलोसिटी पर स्फीयर पहुंचेगा, तब ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू वेट। ठीक है ना? तब ड्रैग फोर्स इक्वल टू वेट, ड्रैग फोर्स को वेट के बराबर कराना है। सही है जनाब? तो वेलोसिटी हाई हो जाएगी, और आपको पता है अगर हाई वेलोसिटी हो गई तो हाई वेलोसिटी पर स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता, स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता। तो इसीलिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी स्टूडेंट ने हमें ये सजेशन दी है, बल्कि साइंटिस्ट ने ये सजेशन दी है कि जब आप ब्लड के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अल्मुनियम स्फेयर मच स्मॉलर डायमीटर, बहुत छोटा होना चाहिए। सर वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो छोटा होने से, उसका साइज छोटा होने से असल में उसका मास कम हो जाएगा। ठीक है ना? जब रेडियस आप छोटा लेंगे तो सर उसका मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो उसका वेट कम हो जाएगा, और कम वेट को बैलेंस करने के लिए ड्रैग फोर्स कम चाहिए होगी, और कम ड्रैग फोर्स पर टर्मिनल वेलोसिटी भी हमें लो टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी, जिस पर आराम से स्फेयर का वेट बैलेंस हो जाएगा। तो काफी मुश्किल मुश्किल बातें मैंने बोल दी हैं, लेकिन मैंने हमेशा नोट किया है कि माशाल्लाह हादिया इतनी मुश्किल मुश्किल बातों को भी बड़ी अच्छी तरह से ग्रेस्प कर लेती हैं और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हैं। तो हादिया मैं बिल्कुल आराम आराम से दोबारा अपनी बात को रिपीट करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सर जो ब्लड की विस्कोसिटी है, वो ब्लड की विस्कोसिटी ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी से बहुत कम है। सर अब विस्कोसिटी कम है तो सर ब्लड ड्रैग फोर्स बहुत कम देगा, और जब ड्रैग फोर्स कम देगा, ड्रैग फोर्स कम देगा, तो अगर मैंने बड़ा वाला अल्मुनियम का स्फेयर लिया तो बड़े वाले अल्मुनियम स्फेयर का वेट ज्यादा होगा। ज्यादा वेट को बैलेंस कराने के लिए मुझे ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी तक जाना पड़ेगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और जब टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी तो स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ब्लड की विस्कोसिटी बहुत कम है, ब्लड की विस्कोसिटी कम होने से ड्रैग फोर्स कम मिलेगी, कम ड्रैग फोर्स वेट को बैलेंस करने के लिए बहुत हाई टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंचकर बैलेंस करवा पाएगी। इसलिए सर बेहतर है कि स्फेयर छोटा ले लें। छोटा स्फेयर होगा, उसका वेट कम होगा, वेट कम होगा तो वो कम टर्मिनल वेलोसिटी पर ही बैलेंस हो जाएगा। छोटा बॉब ले लें, सर उसका वॉल्यूम कम होगा, उसका मास कम होगा, उसका वेट कम होगा, और सर अब उसका वेट कम होगा तो कम टर्मिनल वेलोसिटी पर भी वो उसको सर बैलेंस कर लेगा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं हादिया, आप कोशिश कीजिए मेरी बात को बोलने की।